कहानी की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग चचा चाची को देखते हैं जो एक पार्टी में जा रहे होते हैं। पूरे रास्ते दोनों की ऐसी किच-किच और मगजमारी चलती है कि क्या ही बताऊं। जो भी टॉपिक दिमाग में आता उसी पर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। उनका ध्यान इतना भटक गया कि एक पल के लिए गाड़ी कबाड़ा होने ही वाली थी, पर किस्मत अच्छी थी कि रास्ते में ही राम नाम सत्य नहीं हुआ। जब वे अपने बेटे के घर पहुंचते हैं तो लेरी चुपचाप जोन के हाथ पर लगी बैंडेज को उसकी शर्ट से ढक देता है और उसे याद दिलाता है कि आज सबको अपने कैंसर के बारे में ढिंढोरा पीटना है। इस पर जोन कहती है कि उसे बस एक दिन और चाहिए क्योंकि वह आज की पार्टी का गुड़ गोबर नहीं करना चाहती थी। परिवार ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। उनकी शादी को पूरे 65 साल हो चुके थे। इसी दौरान उन्हें बताया जाता है कि बेसमेंट में पुरानी फोटो का खजाना मिला है। जब जोन उन तस्वीरों को देखती है तो उनमें से एक फोटो उसकी पहली शादी की होती है। ये शादी लूक नाम के एक आदमी के साथ हुई थी जो युद्ध में शहीद हो गया था। तभी अचानक लेरी चचा के गले में कुछ ऐसा अटका कि उनका सिस्टम ही हैंग हो गया। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वो जमीन पर ढेर हो गए। कुछ सेकंड बाद ही लेरी की आंख अचानक खुल जाती है। वह चौंक कर खुद को एक ट्रेन में बैठा हुआ पाता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बाहर देखा तो लोग हॉस्पिटल के गाउन में घूम रहे थे जैसे किसी सरकारी अस्पताल की ओपीडी हो। लेरी उन लोगों के पीछे पीछे चलता हुआ आगे बढ़ता है और थोड़ी ही देर में एक जंक्शन जैसी जगह पर पहुंच जाता है। वहां लोग उलझुलूल बातें कर रहे थे। लेरी ने रिसेप्शन वाली लड़की से कहा, मैडम मुझे किडनैप किया गया है। लड़की ने बड़े ठंडे अंदाज में कहा, चिल मारो अंकल, बैठो और अपने AC कोऑर्डिनेटर का वेट करो। लेरी वहीं कुर्सियों पर घोड़े बेचकर सो गए। तभी वहां एक लड़की आती है और लेरी का नाम पुकारती है। वह अपना नाम एना बताती है और कहती है कि मैं तुम्हारी AC यानी आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ये सुनते ही लेरी को सच्चाई समझ में आ जाती है। मतलब साफ था, लेरी चचा का टिकट कट चुका था और वो परलोक सिधार चुके थे। लेरी अभी भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह मर चुका है। उसे सब कुछ एक बुरा सपना लग रहा होता है। तभी एना उसे एक शीशे के सामने खड़ा करती है। जैसे ही लेरी खुद को देखता है वह हैरान रह जाता है क्योंकि वो फिर से चिकने और जवान दिख रहे थे। एना उसे समझाती है कि जब लोग इस जंक्शन पर पहुंचते हैं तो उनका शरीर उसी उम्र का रूप ले लेता है जिस वक्त वे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे। जब एना उसे पूरी बिल्डिंग दिखाने लगती है, लेरी फिर से रोने लगे। मुझे अपनी लुगाई के पास जाना है। एना ने खींच के एक चमाट जड़ा और बोली, मरने के बाद भी तेरा रोना धोना खत्म नहीं हो रहा, तू पागल है क्या? इसके बाद एना साफ शब्दों में उसे बता देती है कि यह जगह ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। तभी अलार्म बजा और सिक्योरिटी एक आदमी को दबोच रही थी जो भागने की फिराक में था। एना ने चेतावनी दी, ये लाल दरवाजे से कल्टी मारने की कोशिश मत करना वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बाद एना लेरी को एक टेम्परेरी रूम में ले जाती है। वहां वह उसे अलग अलग धर्मों के हिसाब से आगे की दुनिया के ऑप्शंस दिखाती है। एना बताती है कि लेरी को इस कमरे में पूरे 7 दिन मिलने वाले हैं ताकि वह सोच समझकर अपनी आगे की जिंदगी चुन सके। कमरे की अलमारी में लेरी के मनपसंद कपड़े पहले से रखे होते हैं। कपड़े बदलने के बाद लेरी टीवी ऑन करता है लेकिन हर चैनल पर बस यही चल रहा होता है, अपनी नई जिंदगी यहाँ से शुरू करे, नहीं यहाँ से शुरू करें। ये सब देखकर लेरी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद लेरी जंक्शन को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है। वहाँ उसे कई तरह के स्टॉल पर भी सेल लगी थी। यहाँ अमीर बनो, वहाँ हीरो बनो। लेरी कंफ्यूज होकर एक बार बार में चला गया। वहाँ एक सुंदर औरत उस पर डोरे डालने लगी। लेरी ने शरीफ बनते हुए कहा, सॉरी दीदी, मैं पहले से ही बुक हूँ। तभी बार का बारटेंडर लूक बीच में दखल देता है और उस औरत से कहता है कि बार के अंदर इस तरह का एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। यह सुनते ही वह औरत चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेरी ने पूछा, भाई तू कोई एंजल है क्या? लूक बोला, घंटा, मैं भी तेरी तरह भटकी हुई आत्मा हूँ, बस यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। लेरी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज रहता है तो लूक उसे यहाँ के रूल्स समझाने लगता है। वह बताता है कि एक बार अगर तुमने अपनी आगे की जिंदगी चुन ली तो उसे बदला नहीं जा सकता। किसी दूसरी जिंदगी में जाना भी अलाउड नहीं है और अगर किसी ने रूल तोड़ा, अगर ज्यादा दिन रुके या भागने की कोशिश की तो सीधे वॉइड के काले गड्ढे में डाल दिए जाओगे जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होगा। लूक से अच्छी बातचीत होने के बाद लेरी उससे दिल की बात शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी को कैंसर है और उसने उससे वादा किया था कि वह हर हाल में उसका ख्याल रखेगा। अब उसे बुरा लग रहा था कि वह उससे पहले ही यहाँ आ गया। यह सोचकर लेरी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। थोड़ा बहुत पीने के बाद लेरी अपने कमरे में वापस चला जाता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह अचानक एना बेड पर चढ़कर उसे जगा देती है। बेचारा लेरी घबरा कर उठ जाता है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद लेरी एना से सवाल करता है कि यहाँ लोग नौकरी क्यों कर रहे हैं। इस पर एना उसे समझाती है कि कुछ को यकीन
यकीन नहीं कि वो मर गए, कुछ अपने बिछड़े हुए आशिकों का वेट कर रहे हैं और सबसे बुरी हालत उनकी होती है जो फैसला ही नहीं कर पाते। यह सुनकर लैरी और परेशान हो जाता है। वह एना से पूछता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, जोन क्या वह भी जल्दी मरने वाली है? लेकिन एना शांत होकर जवाब देती है कि यह जानकारी अभी तुम्हें नहीं दी जा सकती। लैरी आखिरकार फैसला कर लेता है कि वह जोन का ही इंतजार करेगा। यह सुनकर एना उसे बताती है कि वैसे तो यहाँ 7 दिन का स्टे फ्री होता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा रुकना है तो फिर काम करना पड़ेगा और साथ ही बेसमेंट में शिफ्ट भी होना होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन जोन का कहीं कोई पता नहीं चलता। तब एना लैरी से कहती है कि क्या तुम सच में श्योर हो? इसमें कई महीने भी लग सकते हैं, हो सकता है कि उसका कैंसर ठीक हो गया हो और वह अभी जिंदा हो। यह बात सुनकर लैरी एक और फैसला करता है। वह सोचता है कि क्यों ना जोन की याद में एक प्यारा सा घर बसाया जाए ताकि जब भी वह आए सब कुछ पहले से तैयार मिले। उसी रात लैरी अपनी पत्नी के लिए एक चिट्ठी लिखता है। उसी वक्त दूसरी तरफ कैंसर से जोन की मौत हो जाती है और वह भी ट्रेन में आंख खोलती है। अगली सुबह एना लैरी को उसकी नई जिंदगी की तरफ ले जा रही होती है। तभी लैरी उसे वह चिट्ठी देकर कहता है कि अगर मुमकिन हो तो यह जोन तक पहुंचा देना। एना उसे बताती है कि यह रूल्स के खिलाफ है, लेकिन अगर मौका मिला तो कोशिश करेगी। वह कोई वादा नहीं करती। इसके बाद लैरी स्टेशन की तरफ चला जाता है, जबकि उसी वक्त जोन ट्रेन से उतर रही होती है। एस्केलेटर पर लैरी अपनी पत्नी को देख लेता है, लेकिन जोन उसका ध्यान नहीं देती। बेचैन होकर लैरी वापस लौट आता है। इधर जोन शीशे में अपना जवान चेहरा देख रही होती है। तभी दोनों आमने सामने आ जाते हैं और एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं। जोन पहले ही समझ चुकी होती है कि वह मर चुकी है। वह लैरी को झाड़ना शुरू कर दिया। अबे ओ ओकरा बुद्धि, ऐसे कौन मरता है? ठीक से चबा के नहीं खा सकता था क्या? तभी वहां रायन आता है जो जोन का आफ्टर लाइफ कोऑर्डिनेटर होता है। वह जोन को लैरी से अलग कर देता है और उसे उसके पहले पति लूक के पास ले जाता है, जो पिछले 67 सालों से वहां वेल्ला बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही जोन ने लूक को देखा, माहौल इमोशनल हो गया। इतने सालों बाद उसे सामने देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। लैरी बीच में कूद पड़ा और बोला, अरे चिल मारो यार, मरना तो रोज का काम है। चलो बेबी, मैंने तुम्हारे लिए मस्त नया घर सेट कर रखा है। अब जोन के सामने दो पति, एक पुराना प्यार और एक 65 साल वाला पक्का रिश्ता। जोन की तो दही हो गई। थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि अब उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। उसी एक के साथ वह अपनी आगे की मनचाही जिंदगी बसा सकती है। इसके बाद रायन उसे सारे रूल्स समझाते हुए एक कमरे में ले जाता है। कपड़े बदलने के बाद रायन जोन को अलग अलग ऑप्शन समझा रहा होता है। तभी अचानक लूक वहां आ जाता है। यह सब देखकर जोन और घबरा जाती है। डर और कंफ्यूजन में वह सीधे दरवाजा बंद कर लेती है। रायन उसे समझाने की कोशिश करता है कि लूक बुरा इंसान नहीं है, वह पिछले 67 सालों से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उधर दूसरी तरफ लैरी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एना के सामने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी फिर से उसके हाथ से फिसलती जा रही है। एना लैरी को साइड में ले जाकर एक राज बताती है। वह कहती है, वैसे जो रायन है ना, मतलब जो जोन का एसी है, हम दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, अब ब्रेकअप हो चुका है, तो मुमकिन है वो जानबूझकर तुम्हारे अगेंस्ट बोल रहा हो। ये सुनकर लैरी थोड़ा और भड़क जाता है। वह गुस्से में कहता है, अरे हमारी शादी पूरे 65 साल चली है, इतने साल तो वो लुक जिंदा भी नहीं रह पाया। हमारे बच्चे हैं, पूरी जिंदगी साथ गुजारी है हमने। उधर दूसरी तरफ जोन और लुक जंक्शन में वॉक पर निकलते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी होती है। तभी अचानक 2 गार्ड्स एक आदमी के पीछे दौड़ते हुए निकल जाते हैं, जो अपनी चुनी हुई लाइफ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। भागते भागते एक गार्ड लुक को देखकर कैजुअली बोल देता है, ओह तुम तो वही हो, और ये तो आखिरकार आ ही गई यहाँ। ये सुनकर जोन को अच्छा लगने लगता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि लुक उसके बारे में बात करता रहता है। गार्ड्स के जाते ही लुक जोन को यहाँ के रूल्स समझाता है और फिर अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता था। बातें करते करते वह उसे किस करने की कोशिश की, पर जोन ने हाथ जोड़ लिए। भाई थोड़ा टाइम दे, और वहां से जल्दी से चली जाती है। कुछ ही देर बाद लैरी जोन के कमरे में घुस आता है। वह ढेर सारे नई जिंदगी के ऑप्शंस लेकर खड़ा होता है। यह देखकर जोन और घबरा जाती है और जोन भड़क गई, अबे ओए मुझे सांस तो लेने दे, पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत भारी रहे हैं। फिर वह बताती है कि लैरी की मौत के बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मर गई है। ये सुनकर लैरी थोड़ा खुश हो जाता है। चलो एक बला तो टली, क्योंकि सच कहें तो उसे वो खास पसंद भी नहीं थी। लैरी को अचानक याद आता है कि स्क्वाट करने से जोन हमेशा काल्म हो जाती थी। बुजुर्ग होने की वजह से वह काफी समय से स्क्वाट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जवान होकर जब उसने दोबारा स्क्वाट किया तो बॉडी में आई ताकत को महसूस करके उसे सच में अच्छा लगने लगा। उधर लैरी आराम से कुछ खा रहा होता है और अचानक मजाक मजाक में फिर से उसके गले में खाना अटकने जैसा सीन बना देता है। यह
देखकर जोन एकदम घबरा जाती है, लेकिन तभी लेरी हंसते हुए बोलता है, अरे रिलैक्स, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, बस प्रैंक था। इसके बाद लेरी बेड पर लेटकर फुल रिलैक्स मोड में चला जाता है, लेकिन जोन का मूड पहले से ही खराब था। जोन ने उसे एक जोरदार किक मारकर कमरे से बाहर कर दिया। बेचारे लेरी को मजबूरन अपने बेसमेंट वाले छोटे से कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। वापस जाते हुए उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जहां मरे हुए मशहूर सिंगर डीन मार्टिन के शो का प्रमोशन लगा होता है। जोन को यह सिंगर बहुत पसंद था, तो लेरी फौरन एना से रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह यह शो अरेंज करवा दे। जब लेरी अपने नए कमरे में पहुंचता है तो उसे देखकर झटका लगता है, इतना छोटा कमरा, मतलब आफ्टर लाइफ में भी बजट कट्स। अगली सुबह लेरी जोन को वेटिंग एरिया में ले जाता है। वहां एना पियानो बजा रही होती है और एक आदमी गाना गाने आता है, लेकिन कुछ ही देर में वह अजीब हरकतें करने लगता है, सीढ़ियों से गिर भी पड़ता है। तब सबको समझ आता है कि यह कोई असली डीन मार्टिन नहीं बल्कि एक आफ्टर लाइफ डुप्लीकेट है, मरने के बाद भी नकल कर रहा है। लूक तुरंत वहां पहुंचता है, उस नकली सिंगर को खींच कर ले जाता है और उसे एक प्रॉपर पंच दे देता है। इसके बाद रायन की मदद से लूक जोन को फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन लेरी फिर से बीच में कूद पड़ता है। अरे ये चीटिंग है, फूल ऐसे कैसे दे रहा है, गिफ्ट देना मेरा प्लान था। लूक और लेरी फिर से कुत्तों की तरह लड़ने लगे। माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि जोन का सब्र टूट जाता है। वह जोर से चिल्लाकर दोनों को चुप करवा देती है। इसके बाद जोन एना और रायन को अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैठकर दोनों पर काफी देर तक अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालती है। आखिरकार जोन झुंझलाकर बोल पड़ती है, कोई तो रास्ता निकालो, ऐसे कैसे फैसला लूं मैं। जोन की हालत देखकर कोऑर्डिनेटर्स भी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वे रूल्स तोड़ने की परमिशन के लिए एक लंबी सी फोन कॉल करते हैं। कुछ देर बाद जोन अपने दोनों पतियों लेरी और लूक को कमरे में बुला लेती है। तभी कोऑर्डिनेटर्स बताते हैं कि तुम्हारा केस थोड़ा सा खास है, इसलिए हमें एक स्पेशल वीजा मिला है। इस वीजा के तहत जोन को एक अनोखा मौका मिलने वाला था। उसे 2 बार चुनने की इजाजत होगी। एक बार वह लेरी के साथ अपनी चुनी हुई जिंदगी जाकर देख सकती है और दूसरी बार लूक के साथ, लेकिन इसके बाद उसे फाइनल डिसीजन लेना ही होगा। यह सुनते ही दोनों आदमी फिर से भिड़ जाते हैं। पहले मैं जाऊंगा, नहीं पहले मैं। बहस हाथापाई तक पहुंच जाती है। तभी जोन फिर से जोर से चिल्लाती है और दोनों को चुप करा देती है। वह कहती है, पहले कौन जाएगा ये हम टॉस से तय करेंगे, लेकिन बहस फिर भी खत्म नहीं होती। इस बार रायन बीच में आकर दोनों को रोकता है। आखिरकार लेरी सिक्का उछालता है और किस्मत लूक के साथ होती है। ट्रेन राइड के दौरान लूक और जोन पुराने दिनों को याद करते रहते हैं। कुछ ही देर में वे एक बेहद खूबसूरत जगह पहुंचते हैं। चारों तरफ हरे भरे जंगल, साफ आसमान और पहाड़ों की ठंडी हवा। दोनों वहां घूमते हैं, हाथों में हाथ डालकर। कुछ देर के लिए सब कुछ बिल्कुल आसान और हल्का लगने लगता है। शाम को एक रेस्टोरेंट में डिनर होता है, लेकिन बातचीत के दौरान जोन बार बार अपने बच्चों और पोते पोतियों का जिक्र करने लगती है। यह सुनकर लूक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। वह धीरे से कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा, बस ये सोचकर दुख होता है कि यह जिंदगी मैं तुम्हें नहीं दे पाया। फिर वह जोड़ता है कि उसे इस बात की खुशी है कि जोन ने एक अच्छी और पूरी जिंदगी जी। जोन जवाब देती है, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था कुछ वक्त तक, लेकिन फिर क्या करती, तुम चले गए थे। मरने के बाद कोई वापस थोड़ी आता है। इसके बाद लूक जोन को एक खास जगह ले जाता है जिसे आर्काइव्स कहा जाता है। यह वह जगह होती है जो हर चुनी हुई जिंदगी में मौजूद रहती है, जहां आत्माएं अपनी जिंदगी की यादों को दोबारा देख सकती हैं। दोनों ने अपने रिश्ते के सारे जरूरी पल देखे, पहली मुलाकात, पहली बार एक दूसरे को चूमना, शादी का दिन और जंग पर जाने से पहले किया गया आखिरी वादा। यादों में डूबते डूबते जोन आखिरकार फिर से लूक को चूम लेती है और बताती है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं पूरी तरह टूट गई थी। यादें आगे बढ़ती रहती हैं और तभी लूक देखता है कि कैसे लेरी ने जोन को प्रपोज किया था। यह देखकर लूक को गुस्सा आ जाता है और वह बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। वह कहता है कि लेरी ने एक दुखी और कमजोर औरत की फीलिंग्स का फायदा उठाया है और मौके का पूरा फायदा ले लिया। जोन उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लूक सुनने को तैयार नहीं होता। इसी बीच लेरी भी अंदर ही अंदर भड़क रहा होता है, क्योंकि लूक सबको यह बताता फिरता है कि वह जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए मरा था। लेरी सोचता है कि अगर खुद को हीरो की तरह दिखाएगा तो कोई उससे कैसे मुकाबला करेगा। लेरी को डर लगने लगता है कि कहीं जोन उसे छोड़कर लूक को ही ना चुन ले। तब एना लेरी से कहती है कि जोन को याद दिलाओ कि वह तुमसे प्यार क्यों करती थी। इस पर लेरी कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि वह मुझसे प्यार क्यों करती थी, लेकिन मैं एक इंसान को जानता हूँ जो शायद यह जवाब दे सकती है। कुछ देर बाद लेरी जोन की बेस्ट फ्रेंड कैरन से मिलता है, जो अब काफी बूढ़ी लग रही होती है। कैरन
कैरन बताती है कि उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिन तब आए जब उसका पति मर गया, क्योंकि उसी के बाद वह पहली बार खुलकर अपनी जिंदगी जी पाई। खैर, कैरन ने बताया कि सच कहूं तो शुरुआत में मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे तुम अच्छे लगने लगे। इस पर लेरी ने कहा कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस ये बताओ कि जोन मुझे क्यों पसंद करती है। कैरन ने कहा कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुमने जोन को बहुत खुश रखा है। इसके बाद लेरी लूक के कमरे में गया, शायद कोई ऐसा सच मिले जो सब बदल दे। कमरे की दीवारों पर निशान बने हुए थे जो दिखाते थे कि लूक अपनी मौत के बाद हर एक दिन गिनता रहा है। उसकी किताब में जोन की ढेर सारी ड्राइंग्स बनी हुई थीं। तभी अचानक लूक वहां आ गया और लेरी पर चिल्लाने लगा कि तूने जोन के साथ गलत किया है। जब वह दुखी थी तब तूने मौके का फायदा उठाया। दोनों बेकार की लड़ाई में उलझ गए और धक्का मुक्की के दौरान लेरी की जेब से उसकी चिट्ठी गिर गई। अब लूक और गुस्से में बोला कि जिस जगह पर तुमने जोन को प्रपोज किया वही जगह मेरे और जोन की खास जगह थी। मेरे जाने के बाद वहां वह अकेली महसूस करती थी और तूने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। अगले दिन लेरी जोन को एक दूसरी जिंदगी दिखाने बीच पर ले गया। वह जिंदगी काफी पॉपुलर थी, इसलिए वहां बहुत सारे लोग थे। दोनों बातें कर रहे थे और एक दूसरे को चूमने ही वाले थे कि तभी एक लड़के ने बॉल से लेरी को मार दिया और मूड खराब करते हुए बोला कि तुम्हें पता है मैं कैसे मरा था। बोली कि तू मेरा दिमाग बदलने की कोशिश कर रहा है ना, चालाक कहीं का, बच्चों की बात बीच में क्यों ला रहा है। और इस तरह दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। अब जोन कहने लगी कि तुम मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे हो। मैंने अलग अलग वक्त पर तुम दोनों से प्यार किया है और तुम दोनों के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कस्में खाई हैं। इस पर लेरी बोला कि अगर मैं लूक की जगह होता तो मैं भी तुम्हारा इंतजार करता। वापस आकर जोन ने लेरी से कहा कि वह उसके साथ अपनी बीती यादें देखना चाहती है, लेकिन लेरी ने मना कर दिया। उसका कहना था कि यादों में इंसान खुद को खो सकता है और वह जोन को इससे बचाना चाहता है। जोन को लगा कि लेरी डर रहा है कि कहीं कुछ ऐसा ना निकल आए जो सब बदल दे। खैर, दोनों किनारे पर बैठकर अपनी पहली डेट की बातें करने लगे। लेरी ने कहा कि मैं बस तुम्हें हमेशा एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। उधर जंक्शन में लूक को लेरी का लिखा हुआ लेटर मिल गया। इधर जोन और लेरी अपनी डेट से वापस लौटे। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और लेरी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ जाते हैं, बस साथ होना चाहिए। तभी लूक आकर वही लेटर जोन को दे देता है। लेटर पढ़ते ही जोन को पता चलता है कि लेरी तो लगभग जा चुका था, बस आखिरी वक्त पर उसे देख लिया इसलिए रुक गया। इस बात पर फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। जोन लेरी को सेल्फिश कहती है। इस पर लेरी गुस्से में बोलता है कि मैं भी तो तेरी सेकंड चॉइस था और ये लूक भी कम नहीं है, इसने तो कई आत्माओं के साथ गुलू गुलू किया है। यह सुनकर लूक चिल्ला पड़ता है कि 67 सालों में 2-4 आत्माओं के साथ टाइम बिता लिया तो क्या हुआ, इंतजार तो मैं जोन का ही कर रहा था, आखिर आत्मा की भी नीड्स होती हैं। अब दोनों एक साथ बोलने लगते हैं कि बस एक बार चुन लो, लेकिन जोन अभी भी फैसला नहीं कर पा रही होती, उसे और वक्त चाहिए होता है। इसीलिए कोऑर्डिनेटर्स दोनों को वहां से अलग ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कैरन जोन के पास एक ड्रिंक लेकर आती है और तब जोन फूट फूट कर रोने लगती है। कैरन ने जोन को संभाला और उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अलग अलग फन बूथ्स पर ले जाने लगी। शराब पीते हुए जोन अपनी हालत बताती रही कि वह कितना कंफ्यूज महसूस कर रही है। तब कैरन ने उसे याद दिलाया कि तू मर चुकी है और शादी के वक्त क्या बोला था, याद है, जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे। मौत ने जुदा कर ही दिया, अब इतना क्या सोचना, अपने हिसाब से जी, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर। उधर बाहर लेरी और लूक भी काफी ज्यादा पी चुके थे। 4-4 पैग लगाने के बाद दोनों के बीच अजीब सा बॉन्ड बनने लगा। एक दूसरे की तारीफ करते हुए दोनों बोलने लगे कि भाई सच बोलूं तो वो लड़की हमारे लायक ही नहीं है, हम दोनों काफी बढ़िया इंसान हैं यार। अगली सुबह जोन हैंगओवर में पड़ी हुई थी, लेकिन इस बार उसका मन साफ था। उसने अपने दोनों पतियों को बुलाया और कहा कि मैं बहुत लकी हूँ कि तुम दोनों मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे, लेकिन अब मैं किसी एक को चुनकर दूसरे के लिए बुरी नहीं बन सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो पूरी जिंदगी गिल्ट में जीती रहूंगी, इसीलिए मैं तुम दोनों को नहीं चुनूंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी और तुम दोनों भी अपनी अपनी जिंदगी जियो। इसके बाद जोन तैयार होती है और फैसला करती है कि वह अपनी आगे की जिंदगी कैरन के साथ बिताएगी। दोनों दोस्त मिलकर मजे करेंगे। उधर लेरी लूक से कहता है कि तुम सही थे, मैंने उसी जगह पर प्रपोज किया था क्योंकि मुझे पता था कि वह जगह उसके लिए खास है। लेरी ने आगे कबूल किया कि उसने जानबूझकर जोन की यादों से लूक को धीरे धीरे हटाना चाहा था और शायद वही वजह थी कि वह मर भी गया, क्योंकि उसने जोन और लूक की शादी की एक पुरानी तस्वीर देख ली थी। इस पर लूक ने भी सच बोल दिया कि जो जिंदगी लेरी ने जोन के साथ जी उससे उसे हमेशा जलन होती रही। तभी लेरी को एक बात समझ में आई कि यहाँ हर इंसान उसी उम्र और उसी रूप में दिखता है जब वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था। जोन वैसी दिख रही थी जैसी वह लूक से शादी के वक्त
थी और लेरी वैसा जैसा वह तब था जब जोन उसके दूसरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। यह समझते ही लेरी के दिमाग में सब क्लियर हो गया और वह भागकर जोन के पास पहुंचा। स्टेशन पर उसने जोन को ट्रेन में ढूंढ लिया और कहा कि एक आखिरी बार नीचे आकर बात कर लो। उसने कहा कि तुम्हारे बाल अभी लंबे हैं जबकि हमारी शादी में छोटे थे। इसका मतलब साफ है कि लूक के साथ बिताया वक्त तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, इसलिए तुम्हें उसी को चुनना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। पहले तो जोन ने मना किया, लेकिन लेरी ने समझाया कि यही सही फैसला है। दोनों रोते हुए एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं। कुछ समय बाद जोन और लूक अपनी नई जिंदगी के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, जबकि लेरी जंक्शन में अकेला घूमता रहता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि अब उसे कहां जाना है। तभी वह देखता है कि एना और रायन फिर से साथ आ गए हैं और उसे उनके लिए खुशी होती है। उधर जोन और लूक अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और कुछ वक्त तक सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे जोन के मन में सवाल उठने लगते हैं। वह आर्काइव्स में जाकर लेरी से जुड़ी अपनी पुरानी यादें देखने लगती है, खासकर उनकी पहली मुलाकात वाली। लूक उसे अलग अलग एक्टिविटीज में बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन जोन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और हर रात वह चोरी छिपे आर्काइव्स में जाकर लेरी के साथ बिताई जिंदगी देखती रहती है। आखिरकार वहां मौजूद क्लर्क उसे समझाता है कि ज्यादा वक्त यादों में जीना सही नहीं होता, आगे बढ़ना भी जरूरी है। एक रात लूक ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो कितनी परफेक्ट लाइफ है हमारी, लेकिन जोन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह लूक फिर से कहीं घूमने जाने की बात करता है, लेकिन अब जोन अंदर से टूट चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि लूक को चुनना उसकी गलती थी। यह सुनते ही लूक गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा। तब जोन ने उसे समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा खुश इसलिए थी क्योंकि वो जवानी का प्यार था, जब ना घर का किराया सोचते थे, ना नौकरी की टेंशन थी, ना बच्चों की जिम्मेदारी। लेकिन प्यार सिर्फ अच्छे पल नहीं होता, उसमें झगड़े, जिम्मेदारियां और बुरी यादें भी शामिल होती हैं। जोन ने कहा कि तुम 67 साल पुरानी जोन से प्यार करते हो, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। इसके बाद जोन ने फैसला कर लिया कि वह वापस जाने की कोशिश करेगी, चाहे पकड़ी ही क्यों न जाए। रोते हुए उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं लेरी से प्यार करती हूँ। कुछ घंटे बाद जोन भागने का प्लान बनाते हुए चाकू से दरवाजा खोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी लूक वापस आता है और कहता है कि वह उसकी मदद करेगा। दोनों आर्काइव्स पहुंचते हैं जहां वही लाल दरवाजा मौजूद था। लूक क्लर्क के सामने दुखी होने का नाटक करता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे ही गार्ड का ध्यान भटकता है, जोन चुपचाप अंदर घुस जाती है और लूक भी एक नॉर्मल क्लाइंट बनकर पीछे से अंदर चला जाता है। दोनों अपनी शादी की यादें देखते हैं और एक आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसके बाद जोन अपनी यादों के पीछे पीछे चलते हुए लाल दरवाजे में घुस जाती है, जो उसे उसके बचपन की यादों वाले कॉरिडोर में ले जाता है। तभी अलार्म बजने लगता है और गार्ड्स आ जाते हैं। जोन भागते हुए लूक की मौत वाली मेमोरी के दरवाजे में घुस जाती है, जहां से वॉशिंग मशीन का दरवाजा उसे लेरी के साथ हुए झगड़े वाली मेमोरी में गिरा देता है। गार्ड्स उसके बहुत करीब आ चुके होते हैं तो जोन दरवाजे को कुर्सी से ब्लॉक कर देती है और जल्दी से ऊपर की तरफ भागती है, जहां उसे अपना ही पुराना वर्जन खड़ा हुआ दिखाई देता है। बूढ़ी जोन मरते वक्त भी लेरी का ही नाम ले रही थी, जबकि उधर जवान जोन बेड के नीचे छुपने की कोशिश कर रही थी। गार्ड्स उसके पीछे थे, लेकिन जोन किसी तरह रेंगते रेंगते ट्रेन ट्रैक्स तक पहुंच गई और टनल से होते हुए वापस जंक्शन आ गई। वहां पहुंचते ही वह रिसेप्शन पर लेरी के बारे में पूछने लगी, लेकिन तभी उसका वांटेड नोटिस आ गया और उसे फिर से भागना पड़ा। भागते हुए वह बूथ एरिया में सीधे रायन और एना से टकरा गई। दोनों ने उसे छुपा लिया और गार्ड्स को गलत डायरेक्शन बता दी। जोन ने घबराते हुए पूछा कि लेरी की आगे की जिंदगी कहाँ है और कोऑर्डिनेटर्स ने जो जवाब दिया उसे सुनकर वह पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि लेरी ने तो जोन के बिना कोई जिंदगी चुनी ही नहीं थी। यह सुनते ही जोन दौड़ती हुई लेरी के पास पहुंची, जो अब बार में बारटेंडर का काम कर रहा था। दोनों ने एक एक पैग लिया और तभी जोन ने लेरी से कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन पहले ही बता देती हूँ कि मैं रूल्स तोड़कर यहाँ आई हूँ, मेरे साथ फंस सकते हो। इस पर लेरी ने बिना एक सेकंड सोचे हाँ कह दी। कुछ ही पलों बाद दोनों ने मिलकर एक ऐसी जिंदगी चुनी जो बिल्कुल उनके शादी वाले घर जैसी थी, उसी मोहल्ले में जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताई थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में।